हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की हमारी क्लास है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले एक क्लास इसी पे मैं बना चुका हूँ मानव पाचन तंत्र पर। वो वीडियो आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे वो वीडियो देखो पहले, उसके बाद में ये नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट 2 है। और ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 2 मेंस के एग्जाम्स के लिए, लेवल 1 के लिए सीईटी, आरपीएससी, ईएमओ, आरएएस, हाईकोर्ट, एलडीसी, वीडियो, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, इन सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो मानव पाचन तंत्र में। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था, तो उस वीडियो में मैंने आपको मानव पाचन तंत्र के बारे में, आहार नाल और पाचन ग्रंथियों के बारे में आपको थोड़ा बताया था। फिर हमने वहाँ पर पाचन की बात कर ली थी, अलग अलग पार्ट में किस तरह से पाचन होता है। हमने मुख गुहा में पाचन, आमाशय में पाचन, ग्रहणी में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में किस तरह से पाचन होता है उसके बारे में डिटेल से हमने वहाँ पर कर ली थी बात। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो आप देखो ताकि आपको इससे पहले की चीज़ें हैं जो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम, ये पार्ट 2 है, तो इसमें हम बाकी के जो प्रोसेस है, पाचन के आगे की जो प्रोसेस है उनके बारे में बात करेंगे। पाचन होने के बाद में अब जो अवशोषण होगा उसकी बात करेंगे, स्वांगीकरण की बात करेंगे और इजेक्शन की बात करेंगे, मलत्याग की। तो क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अवशोषण। तो खाद्य पदार्थों के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। यानी खाद्य पदार्थ डाइजेस्ट हो गए, पाचन हो गया, उनका अलग अलग पार्ट में, आमाशय में, छोटी आंत में, अब छोटी आंत से अवशोषण होना शुरू होता है। यानी पचित भोज्य पदार्थ जो है उनका रुधिर में पहुंच जाना, उनका विसरण हो जाना, ताकि फिर वहाँ से वो बाकी शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचाया जा सके। तो ये अवशोषण कहलाता है। यानी खाद्य पदार्थों का विसरित होकर रुधिर में पहुँचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत से होता है। सरल घुलनशील पचा हुआ भोजन निम्न रूपों में होता है। यानी इन रूप में ये जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेशन के बाद में वो इस रूप में होता है जो जिनका अवशोषण होता है। यानी अगर वो भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में था खाद्य पदार्थ, तो अब उसका डाइजेशन के बाद में ग्लूकोज या गैलेक्टोज के रूप में वो होता है, और यहाँ से वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के रूप में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में बदल जाएंगे, एमिनो अम्लों में बदल जाएंगे, और एमिनो अम्ल के रूप में ये रुधिर में इनका अवशोषण हो जाएगा। वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, मोनो, डाई और ट्राई ग्लिसराइड्स के रूप में, यानी वसा अम्ल और ग्लिसरॉल ये मेन है, इनके रूप में ये होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के डाइजेशन के बाद में अंतिम उत्पाद क्या बनते हैं, या ये किस रूप में हमारे शरीर में जो है अवशोषण इनका होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमेशा ग्लूकोज और गैलेक्टोज के रूप में, प्रोटीन अमीनो अम्लों के रूप में, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल और ग्लिसराइड्स के रूप में होती है। पचे हुए भोजन के पूर्ण अवशोषण के लिए छोटी आंत में अधिक क्षेत्रफल होना चाहिए। इसके लिए छोटी आंत की दीवार की भीतरी सतह पर अनगणित अंगुली के आकार के रसांकुर यानी विलाई पाए जाते हैं, जिनका कार्य अवशोषण के लिए अधिक पृष्ठ प्रदान करना है। तो ये रसांकुर, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से है कि रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं, क्या काम होता है। तो छोटी आंत की जो अंदर वाली सतह है उस पर अनेक प्रवर्ध पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, जिनका काम है छोटी यहाँ की सरफेस को बढ़ाना। अगर वो इस तरह से सतह होती, मान लो अगर वो सतह ऐसे होती अंदर वाली, तो केवल ये वाला जो एरिया था यहाँ से केवल अवशोषण होता, इतना ही सरफेस एरिया इतना ही होता, सतह इतनी होती जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अब क्योंकि इसकी अंदर वाली जो सतह है उस पर अंगुली के नुमा इस तरह से प्रवर्ध पाए जाते हैं, ऐसे उभार पाए जाते हैं, तो इनकी वजह से अब इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। ज़्यादा दूर से, ज़्यादा जगह से जो है एब्जॉर्प्शन हो सकता है इस तरह से, ठीक है। ऐसे एब्जॉर्प्शन यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसका काम हो गया, रसांकुर का काम हो गया अवशोषण के लिए अधिक सतह प्रोवाइड करना, उत्पन्न प्रदान करना। ग्लूकोज और अमीनो अम्ल रसांकुर की श्लेष्मिका या एपिथेलियम स्तर से विसरित होकर रुधिर के अंतर कोशिकाओं इंटेस्टिनल कैपिलरीज में प्रवेश करते हैं। यानी ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद है और अमीनो अम्ल जो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है, वो इन जो विलाई रसांकुर की जो एपिथेलियम है, श्लेष्मिका एपिथेलियम है, वहां से विसरित होकर सीधे जो आंत्र के चारों ओर फैली हुई जो रुधिर कैपिलरीज है, केशिकाएं हैं, आंत के अंदर जो रुधिर केशिकाएं उनमें प्रवेश करते हैं। केशिकाएं आपस में मिलकर यकृत निवाही का सिरा बनाती है, जो अवशोषित भोज्य पदार्थों को यकृत में पहुंचाती है। और ये छोटी छोटी कैपिलरीज जो है, केशिकाएं, वो आपस में मिलकर एक यकृत निवाही का सिरा बनाती है, और ये यकृत निवाही का सिरा जो है वो इनको यकृत में पहुंचाती है। एमिनो अम्लों और ग्लूकोज शर्करा का अपनी प्रकार के क्रम से जंतु, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में स्वांगीकरण होता है। यानी एमिनो अम्ल और ग्लूकोज जो है
ग्लूकोज जो शर्करा है, इनका अपनी प्रकार के क्रम में जंतु प्रोटीन में यानी अमीनो अम्लों से जंतु के प्रोटीन बनेंगे, इनका स्वांगीकरण होगा, और उस ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, ग्लाइकोजन के रूप में इनका स्वांगीकरण होगा। यानी ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में और जंतु प्रोटीन के रूप में कोशिकाओं को उपलब्ध होंगे, वहाँ तक भेजे जाएंगे। पानी, अकार्बनिक लवण और अल्कोहल आदि का अवशोषण आमाशय से शुरू हो जाता है। ये अच्छी चीज़ देखो, आमाशय से पानी का और अकार्बनिक लवणों का और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन जो शराब में होता है, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन यहीं से शुरू हो जाता है। शर्करा का अवशोषण सोडियम आयन की उपस्थिति और सोडियम के अनुपात पर निर्भर करता है। शर्करा का जो अवशोषण है वो ये जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन की उपस्थिति और इनके अनुपात पर निर्भर करता है। अगर सोडियम आयन का अनुपात कम या ज़्यादा होता है तो उसी हिसाब से शर्करा का अवशोषण कम या ज़्यादा हो सकता है। वसा, अम्ल और गिल्सरोल के अणु रसांकुर की कोशिकाओं से विसरित नहीं हो पाते। वे प्रत्येक रसांकुर के बीच में स्थित लसिका केशिका यानी लिम्फ कैपिलरीज में विसरित होकर पहुँचते हैं। तो ये जो अभी हमने बात की कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का तो सीधा इनसे हो जाता है, रसांकुर से की एपिथेलियम से सीधे अवशोषण हो जाता है, लेकिन जो वसा है तो वो वसा और ग्लिसरोल के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो इन विलाई के बीच में जो केशिका नलियाँ, जो लसिका की लिम्फ कैपिलरीज है, लसिका केशिकाएं हैं, उनसे विसरित होकर उनका एब्जॉर्प्शन अवशोषण होता है। लसिका कोशिकाएं परस्पर मिलकर लसिका परिसंचरण तंत्र की वक्षीय वाहिनी यानी थोरेटिक डक्ट में खुलती है, जो सब क्लेवियन शिरा द्वारा अग्र महाशिरा में जा मिलती है। इस प्रकार वसा, अम्ल और ग्लिसरोल भी रुधिर परिसंचरण तंत्र में आ जाते हैं। विटामिन का अवशोषण आमाशय में होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन का अवशोषण आमाशय में होता है, अल्कोहल का भी आमाशय में होता है। अब अगला स्टेप है स्वांगीकरण। एब्जॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन हो गया। सबसे पहले पहला स्टेप इंडाइजेशन यानी अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद में भोजन का पाचन, पाचन के बाद में अवशोषण, और अवशोषण के बाद में चौथा स्टेप है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। अवशोषण के बाद में रुधिर में से होकर अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और वसा के अणु शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, जहां पर वे प्रोटीन संश्लेषण या टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत और जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से अवशोषण के बाद में रुधिर से होकर अमीनो अम्ल और ग्लूकोज और वसा यानी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, वसा, इन तीनों का विभिन्न ऊतकों तक पहुंचना, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचना, ताकि वहां जाके वो प्रोटीन का संश्लेषण कर सके, नई प्रोटीनों का निर्माण कर सके, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत कर सके और जीव द्रव्य का निर्माण कर सके। पचे हुए भोज्य पदार्थों को जटिल घुलनशील पदार्थों के रूप में विभिन्न ऊतकों के कोशिकाओं में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। यानी जो पचे हुए पदार्थ है उनका अवशोषण होने के बाद में यानी जटिल घुलनशील पदार्थों के रूप में विभिन्न ऊतकों के कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में विलीन होने की क्रिया को एसिमिलेशन, स्वांगीकरण कहते हैं। एमिनो अम्लों से एंजाइम के प्रोटीनों का भी निर्माण होता है जो शरीर की रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। एमिनो अम्ल से ही एंजाइम्स बनते हैं। एंजाइम्स के अंदर जो प्रोटीन है, एंजाइम्स भी प्रोटीन ही है, तो एंजाइम्स के प्रोटीन का निर्माण भी एमिनो अम्लों से होता है। एमिनो अम्ल अधिक आवश्यकता से अधिक होते हैं तो यकृत द्वारा उन्हें अमोनिया और अमोनिया से यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगर एमिनो अम्ल अधिक है, आवश्यकता से अधिक है, तो फिर इन एमिनो अम्लों को यकृत द्वारा से अमोनिया में तोड़ दिया जाता है, NH3 अमोनिया के रूप में इनको तोड़ दिया जाता है, और फिर अमोनिया से यूरिया में तोड़ दिया जाता है। क्योंकि अमोनिया है वो अधिक टॉक्सिक, अधिक विषैला है। अमोनिया के रूप में हम इसका उत्सर्जन नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होगी। इसलिए फिर इस अमोनिया को जो है वो यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, NH2CONH2, ये यूरिया है इसके रूप में। और यूरिया के रूप में हम मूत्र के साथ में इसका अधिक जो नाइट्रोजन है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यूरिया को वर्ज्य पदार्थ के रूप में मूत्र के साथ में बाहर निकाल दिया जाता है। एमिनो अम्ल की भांति ग्लूकोज उसी रूप में अथवा जेनेसिस द्वारा निर्मित ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। तो अब ग्लूकोज है उसका या तो ग्लूकोज के रूप में इसको स्टोर कर लिया जाता है, संग्रहित कर लिया जाता है, या फिर इसको ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर फिर ग्लाइकोजन के रूप में इसका संग्रह किया जाता है। जनरली हमारे शरीर में जो संग्रह होता है भोजन का वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है ना, बहु शर्करा है, ये सिंगल नहीं है, मैनी यानी बहुत सारे ग्लूकोज के अणु आपस में मिलकर ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है स्वांगीकरण के बाद में मल त्याग। कि आहार नाल के अंतर यद्यपि अनेक एंजाइम्स खाद्य पदार्थों के ऊपर क्रिया करते हैं, फिर भी इनका कुछ अंश अपचित रह जाता है। ये अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में चला जाता है और यहाँ से इसका अधिकांश पानी पुनः अवशोषित हो जाता है और शेष जो है ठोस अथवा अर्ध ठोस के रूप में समय समय पर गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी वह भोजन जिसका शरीर में पाचन नहीं हुआ, अपचित रह गया, या वह भोजन
जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, जिसका अवशोषण नहीं हुआ, तो वह भोजन जो अपचित है और जिसका अवशोषण नहीं हुआ, ऐसा भोजन आगे बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में अवशोषण नहीं होता, केवल भोजन का अवशोषण नहीं होता, केवल कुछ लवणों का, जैसे सोडियम पोटेशियम इनका, या जल का, इस तरह की चीज़ों का अवशोषण होता है। बाकी जो पदार्थ है वो वेस्ट के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये हमने आहार नाल की बात कर ली, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनकी मैंने बात कर ली। पाचन कहाँ होता है, अवशोषण कहाँ होता है, स्वांगीकरण कहाँ होता है, ये सारी स्टेप हो गई। अब हम बात करेंगे पाचन ग्रंथियों की। हमारे पाचन में आहार नाल के जो भाग है उनके साथ साथ जो कुछ पाचन ग्रंथियाँ, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वो पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी है और उनका क्या योगदान है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लार ग्रंथियाँ, उसके बाद में यकृत का, और उसके बाद में अग्नाशय का। ये तीन मुख्य सहायक ग्रंथियाँ होती है पाचन में, जो है हेल्प करती है। तो इनकी बात करते हैं। देखो, मानव की पाचन ग्रंथियाँ, आहार नाल से संबंधित वह ग्रंथियाँ जो भोजन को पचाने में सहायता करती है, वो पाचन ग्रंथियाँ कहलाती है। ये आंतरिक पाचन ग्रंथियाँ और बाह्य पाचन ग्रंथियाँ हैं। तो सबसे पहले आंतरिक पाचन ग्रंथियों का भाग बात करते हैं, जो हमारे आहार नाल के अंदर ही स्थित होती है। ये पाचन ग्रंथियाँ जो आहार नाल की दीवार में पाई जाती है, आंतरिक पाचन ग्रंथियाँ कहलाती है। और इस श्रेणी में आहार नाल में स्थित समस्त श्लेष्मा ग्रंथियाँ, म्यूकस ग्लैंड, जो श्लेष्मा का श्रवण करती है, जैसे आमाशय के अंदर श्लेष्मा ग्रंथियाँ, इसोफेगस में है, ग्रसनी में है, ताकि भोजन जो है वो लसलसा रहे और आगे की तरफ उसका मूवमेंट होता रहे। तो ये ग्रंथियाँ हैं श्लेष्मा ग्रंथियाँ। आमाशय की दीवार की जठर ग्रंथियाँ, इसी तरह से आमाशय की दीवार में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियाँ, जिनसे जठर रस बनता है, गैस्ट्रिक जूस बनता है, और जिसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्सिन है प्रोटीन के लिए, इस तरह से। और आंत की दीवारों में पाई जाने वाली ब्रूनर्स या लीवर कून की ग्रंथियाँ, ये भी डाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये आंतरिक पाचन ग्रंथियाँ हैं, श्लेष्म ग्रंथियाँ और जठर ग्रंथियाँ आमाशय की, और छोटी आंत की ब्रूनर्स या लीवर कून ग्रंथियाँ। तो ये क्वेश्चन बनता है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, आंतरिक पाचन ग्रंथियाँ है ये, और ब्रूनर्स और लीवर कून ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये छोटी आंत में पाई जाती है, और जठर ग्रंथियाँ आमाशय में पाई जाती है। अब बाह्य पाचक ग्रंथियों की बात करते हैं। मनुष्य में 3 बाह्य पाचक ग्रंथियाँ। पहला लार ग्रंथियाँ, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, और ये ग्रंथियाँ नलिकाओं के द्वारा लार को मुख गुहा में स्रावित करती है। देखो, ग्रंथियाँ 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है अंतःस्रावी, एक बाह्यस्रावी, ठीक है। एक तो होती है एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है उनके में कोई भी नलिका नहीं होती, नलिका विहीन या डक्टलेस ग्लैंड होती है वो, और वो सीधा अपना स्राव जो है, जो भी उनके पास केमिकल है, वो सीधा ब्लड में, खून में डाल देती है। ऐसी ग्रंथियाँ एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती है। और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ वो होती है जो डक्ट हैं, यानी अपनी नलिका से अपना श्रावण जो भी है केमिकल है, वो नलिका के द्वारा किसी पर्टिकुलर स्थान तक लाकर छोड़ती है। तो लार ग्रंथियाँ ये एंडो नहीं बल्कि एक्सो है, यानी कि ये बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती है, सीधे रक्त में अपना स्राव नहीं डालती है। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है, और ये मुख गुहा में अपनी लार का श्रवण करती है। पहली जोड़ी लार ग्रंथियाँ सब लिंगुअल कहलाती है, 3 जोड़ी है, 3 अलग अलग जगह। पहली सब लिंगुअल कहलाती है, और ये जो है ये जीभ के दोनों तरफ एक की संख्या में होती है, जीभ के दोनों तरफ सब लिंगुअल, ठीक है। और अब इसके बाद में दूसरी जो है वो है सब मैंडिबुलर ग्रंथियाँ होती है। ये निचले जबड़े के मध्य में जो मैग्जिला जो अस्थि है, उसके दोनों तरफ एक की संख्या में होती है। और तीसरी जोड़ी ग्रंथियाँ वो पैरोटिड है, और ये कान के नीचे होती है। पैरोटिड ग्रंथियाँ दोनों कान के नीचे एक पैरोटिड ग्रंथियाँ। तो पैरोटिड ग्रंथियाँ और सब मैंडिबुलर ग्रंथियाँ और सबलिंगुअल जीभ के दोनों तरफ, सबलिंगुअल, और मैंडिबुलर जो है निचले जबड़े में, मैग्जिला अस्थि के दोनों तरफ, और तीसरी वाली पैरोटिड है जो कान के नीचे। 3 तरह की है। लाल ग्रंथियों से स्रावित लार में म्यूकस के अतिरिक्त कई अन्य एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें टाइलिन एंजाइम मुख्य है। एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं इसको। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और एक लाइसोजाइम है। ये एंजाइम्स मुख्य थे जो पाचन में सहायता करते हैं। इसके अलावा कुछ उत्प्रेरकी पदार्थ होते हैं, जैसे मरकरी, सीसा और आयोडाइड्स का भी श्रवण लार के द्वारा होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी गया है कंपटीशन एग्जाम में। मरकरी, सीसा और आयोडाइड्स का श्रवण भी लार के द्वारा होता है। एंजाइम्स कौन से? टाइलिन एमाइलेज, और टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम, और दूसरा है लाइसोजाइम। तो ये 2 एंजाइम है, और ये कुछ उत्प्रेरक पदार्थ भी है। अब दूसरी ग्रंथि है यकृत। देखो, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, लीवर है, जो डायफ्राम के नीचे, जो हमारे लंग्स होते हैं चेस्ट कैविटी में, उसके में सबसे नीचे का जो डायफ्राम है, जो
चेस्ट कैविटी का फ्लोर बनाता है नीचे, उसके नीचे उधर गुहा में, पेट में ये स्थित होते हैं। ये 2 पिंडों से मिलकर बना होता है। इसका दाहिना पिंड जो है वो बाएं पिंड की अपेक्षा बड़े आकार का होता है, यानी दाहिना पिंड जो है वो बड़े आकार का होता है और जो बायां पिंड है वो छोटे आकार का होता है। ठीक है, ये छोटे आकार का दाहिनी तरफ बना रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उल्टा दिखता है ना, इधर जो है वो राइट लेफ्ट है, बायां है, और इधर जो है वो दायां। तो दायां पिंड बड़े आकार का होता है, बायां जो है छोटे आकार का होता है। इसके चारों तरफ पेरीटोनियम नाम की झिल्ली पाई जाती है। इसके चारों तरफ जो झिल्ली कवर पाया जाता है उसका नाम पेरीटोनियम है। यकृत कोशिकाएं विभिन्न प्रकार का एक विशिष्ट प्रकार के द्रव का स्रावन करती है। यकृत में जो कोशिकाएं होती है विशिष्ट द्रव का स्राव करती है, इसे पित्तरस कहते हैं। ये यकृत कोशिका में जो द्रव बनता है उसका नाम पित्त है, पित्तरस है। बाइल कहते हैं इसको, बाइल जूस। यकृत की दाहिने पिंड की निचली सतह पर पित्ताशय स्थित होता है, और यकृत का जो दाहिना पिंड है इधर वाला, उसके नीचे यहाँ पर एक ब्लेडर होता है, एक घड़े जैसी आकार का एक संरचना होती है, उसको पित्ताशय या गोल ब्लैडर कहते हैं। इसमें कई बार स्टोन भी बन जाता है जिसको पथरी कहते हैं। तो ये संरचनात्मक ये पित्ताशय और पित्ताशय में स्टोर रहता है। पित्तरस बनता है यकृत में, यकृत में बन के फिर इसका स्टोरेज कहाँ पर होगा, पित्ताशय में होगा। ठीक है, और ये क्षारीय द्रव होता है जो आगे वसा के पाचन में मदद करेगा, तो इसकी बात करेंगे आगे। यकृत जो संरचनात्मक रूप से बहुत सी पालिकाओं का बना होता है, जिन्हें ग्लिम्स कैप्सूल्स कहते हैं। यकृत में बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें यकृत कोशिकाएं कहते हैं। यकृत कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें कुफर कोशिकाएं कहते हैं। देखो, यकृत में कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो कुफर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती है, जिनका काम क्या है बाकी आगे बात करेंगे। कुफर कोशिकाएं जो है वो वसा के स्वांगीकरण में हेल्प करेगी, वसा के पायशीकरण में हेल्प करेगी, यानी वसा के पाचन में इनकी मदद करती है। इनकी बात करेंगे आगे। यकृत में मुख्य कार्य क्या क्या है, यकृत के क्या क्या काम है, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले कि यकृत कोशिकाएं जो नीले हरे रंग का एक पित्त बनाती है, एक रस बनाती है, इसको पित्तरस कहते हैं, और इसमें सोडियम कार्बोनेट और कोलेस्टेरोन आदि यकृत लवण होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट की वजह से ये क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्तरस क्षारीय होता है, भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशय रस के एंजाइम्स भोजन के उपयोग को अपघटित कर सके। देखो, भोजन आमाशय से जब छोटी आंत में आता है तो आमाशय के अंदर वो अम्लीय माध्यम में रहता है, 0.1 से 1 के आसपास की पीएच होती है वहाँ पर। तो अम्लीय खाना जब नीचे आता है तो वहाँ पर अब अग्नाशय रस जो आएगा ग्रहणी में, छोटी आंत में, तो अग्नाशय रस के अंदर जो एंजाइम्स है वो अम्लीय माध्यम में काम नहीं कर सकते, तो उस अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम करना जरूरी है। तो क्षारीय माध्यम वहाँ पर छोटी आंत में करने का जो काम है, ये काम कौन करता है, ये पित्तरस करता है, ताकि इस पर अब जो अग्नाशय रस के जो एंजाइम्स है वो काम कर सके और भोजन का अच्छे से आगे पाचन हो सके। पित्तरस बैक्टीरिया आदि को नष्ट करता है। निष्क्रिय लाइपेज और अग्नाशय रस पित्तरस द्वारा क्रियाशील अवस्था में बदलते हैं, यानी पित्तरस ही जो अग्नाशय के अंदर, अग्नाशय से आने वाले जो रस है, अग्नाशय के जो एंजाइम्स है उनको एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है। और लाइपेज निष्क्रिय अवस्था में यहाँ पर रहता है, तो लाइपेज को सक्रिय करके लिपिड का डाइजेशन, यानी वसा के पाचन के लिए जो एंजाइम्स जरूरी है लाइपेज, उसका सक्रिय करता है। यकृत में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं, यानी हमारे शरीर में ग्लाइकोजन यानी शर्करा का जो अधिक शर्करा है उसका संचय कहाँ पर होता है, यकृत में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, और शरीर को आवश्यकता पड़ने पर वो इसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है। तो ये दोनों की क्रिया जो है वो अभी हम अग्नाशय में की बात करेंगे। वहाँ पर 2 तरह की ग्रंथियाँ होती हैं, उनका काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनाने का। शरीर में शर्करा की कमी होने पर यकृत उन्हें प्रोटीन में से संश्लेषित करता है, अगर शर्करा की कमी है तो प्रोटीन से शर्करा का निर्माण भी यकृत में होता है। यकृत उत्सर्जन में भी हमारी सहायता करता है। यकृत आहार नाल से पचने के पश्चात भी वसा इस अवस्था में नहीं होती कि वह शरीर की समस्त कोशिकाओं द्वारा ग्रहण की जा सके। देखो, ये जो कुफर कोशिकाएं यकृत में होती है उनका ये काम होता है कि आहार नाल से पचने के बाद में भी वसा इस रूप में नहीं होती कि वो शरीर की सभी कोशिकाएं उसको ग्रहण कर सके, उसको काम में ले सके। तो यकृत की कुफर कोशिकाएं जो है वो इन वसा के कणों को साधारण वसा में परिवर्तित कर देती है ताकि वे कोशिकाओं के द्वारा प्रयोग में ली जा सके। तो वसा को साधारण वसा में परिवर्तित कर देना ताकि कोशिकाएं उनका उपयोग कर सके, ये काम कौन करता है, यकृत की कुफर कोशिकाएं। अच्छा क्वेश्चन है, कुफर कोशिकाएं। यकृत में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रह होता है। यकृत प्रोटीन और अमीनो अम्लों को अमोनिया में विकृत करके बाद में यूरिया में परिवर्तित करता है। तो यूरिया का जो निर्माण होता है वो यहीं से होता है, और यहाँ से फिर वो ब्लड के थ्रू आगे जाके किडनी में जाती है, और किडनी से फिर जो है ब्लड से उसको अलग कर लिया जाता है। तो प्रोटीन से अमीनो अम्ल बनते हैं, अमीनो अम्लों के अपघटन से जो यूरिया अमोनिया बनती है, और अमोनिया से जो यूरिया बनती है वो निर्माण जो है यकृत में होता है।
इसीलिए ये उत्सर्जन का भी काम करता है। यकृत हिपेरिन नामक मुख्य पदार्थ बनाता है जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन यानी हमारे शरीर में जब रक्त वाहिनियों में, शिराओं में और धमनियों में बहता है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। ये इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसमें हिपेरिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो रक्त का थक्का बनने से रोकता है। और हिपेरिन कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। यकृत में विटामिन ए, विटामिन डी, लोहा और तांबे का भी संचित रहता है। इनका भी स्टोर करके रखा जाता है, विटामिन ए और डी को, और लोहा और तांबा को। यकृत में विशेष रुधिर कणिकाएं, भक्षक कोशिकाएं, विशेष रुधिर कोशिकाएं, भक्षक कोशिकाएं जिनको फेगोसाइट्स कहते हैं, के समान बैक्टीरिया इत्यादि को नष्ट करती है। तो यहाँ पर फेगोसाइट्स कोशिकाएं होती है जो बैक्टीरिया को नष्ट करती है। स्तनधारियों के भ्रूण में रक्त आरबीसीज बनाता है। हमारे रक्त में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, आरबीसीज होते हैं, उनका निर्माण यकृत में होता है भ्रूणीय अवस्था में। जब वो भ्रूण के रूप में, एम्ब्रियो के रूप में गर्भावस्था में, उस समय आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? बाद में तो आरबीसीज बोन मेरो में बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है, लेकिन पहले भ्रूणीय अवस्था में इनका निर्माण जो है यकृत में होता है। मृत आरबीसीज द्वारा पित्त वर्णक बिल रूबिन और बिल वर्डिन में विघटित कर दिया जाता है। आरबीसीज की मृत्यु होने के बाद में जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनकी मृत्यु होने के बाद में उनका यकृत के द्वारा ही उनका अपघटन किया जाता है। और अपघटन करके दो वर्णक बनते हैं, एक का नाम बिल रूबिन और एक का बिल वर्डिन। तो बिल वर्डिन और बिल रूबिन ये जो वर्णक है वो आरबीसीज के अपघटन से बनते हैं। और कहाँ बनते हैं? यकृत में बनते हैं। शारीरिक कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थ यकृत द्वारा निराकृत या उदासीन कर दिए जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण लीवर में होता है। प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है उनका संश्लेषण यही होता है लीवर में। हानिकारक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न जो हानिकारक विषाक्त पदार्थ है उनको अविषाक्त पदार्थों में परिवर्तन करने का काम भी यही लीवर में होता है। रक्ताल्पता दूर करने वाले पदार्थ भी यकृत के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। खून की कमी को दूर करने वाले जो पदार्थ है वो भी यकृत द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब तीसरी पाचक ग्रंथि अग्नाशय पेंक्रियास, इसकी बात करते हैं। पेंक्रियास जो है, अग्नाशय जो है वो यकृत के बाद में शरीर की बड़ी ग्रंथि है। यानी यकृत के बाद में नंबर 2 पर जो है वो अग्नाशय सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो मैंने आपको बताया कि 2 तरह की ग्रंथियाँ होती है, बहिःस्रावी और अंतःस्रावी। बहिःस्रावी ग्रंथि वह है जो नलिका विहीन होती है, जो बिना नलिका के अपना जो भी हार्मोन है, केमिकल है, जो सीधा ब्लड में डालती है। जैसे थायराइड ग्रंथि है, और ये जो अग्नाशय ग्रंथि भी इसमें आ गई है। और इसके अलावा जो बाकी जो ग्रंथियाँ होती है जैसे टेस्टिस है, ओवेरी है, ये सारी, थाइमस ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका युक्त होती है। तो अग्नाशय बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ हैं। इसमें नलिकाहीन और नलिका युक्त दोनों है। तो पाचन में ये नलिका युक्त या बहिःस्रावी का काम करती है। अपने जो पाचक एंजाइम्स है उनको सीधा ये छोटे आंत में लेके आती है नलिका के द्वारा। और जब ये हार्मोन उत्पन्न करती है, 2 तरह के हार्मोन यहाँ से बनते हैं, एक इंसुलिन और एक ग्लूकेगोन। तो वो यहाँ से सीधे ब्लड में उनका श्रवण किया जाता है। दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ये मुख्यतः पाचन ग्रंथि होती है। इसके द्वारा बना पाचक रस अग्नाशय रस कहलाता है, पेंक्रियाटिक जूस कहलाता है। और ये ग्रहणी में डिओडिनम में क्रिया करता है। छोटे आंत के जो फर्स्ट भाग है डिओडिनम, वहाँ काम करता है। मुख्य रूप से 2 ग्रंथिल ऊतकों की बनी होती है, एक तो एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन वाला जो है वो पाचन में काम करेगा और एंडोक्राइन वाला जो है वो हार्मोन बनाएगा। तो एक्सोक्राइन जो है वो अग्नाशय का अधिकांश भाग एक्सोक्राइन का बना होता है, और ये अग्नाशय वाहिनी के द्वारा डिओडिनम में, ग्रहणी में खुलता है। कोशिकाएं अग्नाशय रस का श्रवण करती है जो अग्नाशय वाहिनी में एकत्रित होकर डिओडिनम में स्थित हो जाता है। अग्नाशय रस जो यहाँ बनता है वो क्या है और उसमें क्या होता है इसकी बात करते हैं। ये एसिनस कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। जो एसिनस कोशिकाएं हैं वो बनाती है अग्नाशय में इनको। इसमें 98% जल होता है और शेष भाग में लवण और एंजाइम्स होते हैं। ये क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच जो है 7.5 से 8.3 होता है, 7 से अधिक होने पर क्षारीय। अग्नाशय रस में तीनों प्रकार के मुख्य जो हमारे भोज्य पदार्थ है, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, उनको पचाने के लिए एंजाइम्स होते हैं। इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें तीनों के पाचन के लिए, प्रोटीन के लिए भी, कार्बोहाइड्रेट के लिए, वसा के, तीनों के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम्स होते हैं। इसलिए हम अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। इसमें मुख्यतः 5 एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बात करते हैं। देखो, एमाइलेज एंजाइम है, एमिलोप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम्स और कार्बोक्सी पेप्टिडेज, लाइपेज और माल्टेज, ये एंजाइम्स होते हैं। इसमें से जो एमाइलेज एंजाइम्स है, एमाइलेज एंजाइम्स और जो माल्टेज एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो लाइपेज है वो लिपिड यानी वसा को डाइजेस्ट करता है। तो ट्रिप्सिन
और पेप्सिन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन तो यहाँ पर है, छोटी आंत में है, यानी अग्नाशय में है, और पेप्सिन जो है वो आमाशय में होता है और लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करता है। अब इसका एंडोक्राइन वाले ऊतक की बात करते हैं। एंडोक्राइन ऊतक के बीच में एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह बिखरे रहते हैं। ये जो एंडोक्राइन पार्ट है इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं बिखरी रहती है। इन कोशिकाओं के समूह को लैंगरहैंस द्वीप कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। आइलैंड्स ऑफ लैंगर यानी लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं इन कोशिकाओं के समूह को। तो ये अग्नाशय के एंडोक्राइन भाग के रूप में निरूपित करते हैं। ये अपना स्राव सीधे रुधिर में स्खलित करते हैं बिना वाहिनी के। स्तनधारियों के लैंगरहैंस द्वीपों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और ये हार्मोन बनाती है। तो लैंगरहैंस द्वीप को याद रखना, 2 प्रकार की कोशिकाएं, इनको याद रखना, बीटा कोशिकाएं और अल्फा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती है और इंसुलिन होता है जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय को प्रोत्साहित करता है। यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलने वाला एंजाइम्स कौन सा है? इंसुलिन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने वाला एंजाइम्स कौन सा है? इंसुलिन है। और इसकी अनुपस्थिति में ग्लूकोज का उपापचय नहीं हो पाता है, अतः रुधिर में इसकी सांद्रता अधिक हो जाती है और आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलता है। और ये जो बीमारी होती है इसको शुगर की बीमारी या मधुमेह कहते हैं। मधुमेह 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंसिडस और एक होता है मेलिटस। तो ये इंसिडस यानी डायबिटीज इंसिडस और डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज इंसिडस वाला ये है कि जब ग्लूकोज अधिक हो गया यानी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पा रहा है तो वो मधुमेह वाली हो गया। और जब ग्लाइकोजन अधिक हो गया ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बन पा रहा है वापस, तो वो वाली कंडीशन भी मधुमेह है। ये बहुत कम होता है, इसको मेलियस कहते हैं। तो अल्फा का बीटा कोशिकाएं इंसुलिन स्रावित करती है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अल्फा कोशिकाएं क्या करती है? ग्लूकेगोन स्रावित करती है। ग्लूकेगोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगोन नाम का हार्मोन उत्पन्न करती है। यह हार्मोन यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन में प्रोत्साहित करता है। इससे आवश्यकता पड़ने पर रुधिर में पहुंचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इंसुलिन के प्रभावों को विरुद्ध काम करता है। इंसुलिन जो काम करता है उसका उल्टा करता है। भाई इंसुलिन क्या काम करता है? बीटा कोशिकाएं इंसुलिन काम क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। अल्फा कोशिकाएं हार्मोन कौन सा? ग्लूकेगोन काम क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज। तो उल्टा काम कर रहा है ये इंसुलिन के। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकते हैं। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। अल्फा कोशिकाएं क्या बनाती है? ग्लूकेगोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। दोनों कहाँ पर पाई जाती है? अग्नाशय में। एंडोक्राइन है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ये हमारा पार्ट 2 था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में आपको लेकर आ रहा हूँ मैं MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।